विश्व प्रदर्शनी का अंतिम दिन समाप्त हो चुका था और पेरिस के आसमान पर रात का अंधेरा छाने लगा था। मेरे कार्यालय की बड़ी कांच की खिड़की से बाहर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने पिछले 30 वर्षों के अपने लंबे करियर में हमेशा देखा था। जब भी कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन खत्म होता है तो अगले ही पल से वहां से सामान समेटने की अफरा तफरी मच जाती है। मेरी नजरों के सामने फ्रांस का विशाल और आधुनिक मंडप था, जहां से सैकड़ों मजदूर बहुत तेजी से सजावट का सामान हटा रहे थे और इस्पात के ढांचे खोल रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका और जर्मनी के मंडप थे, जिनके सामने बड़े मालवाहक वाहन और मशीनें खड़ी थीं। वहां भारी क्रेन की मदद से रातों रात सब कुछ खाली किया जा रहा था। यह पश्चिम की वह जानी मानी व्यावहारिकता थी जहां समय का सीधा अर्थ पैसा होता है और आयोजन का समय खत्म होते ही हर चीज तुरंत रोक दी जाती है। मैं अपनी गर्म कॉफी का प्याला हाथों में थामे इस बहुत ही परिचित दृश्य को शांत भाव से देख रहा था। मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि हमारी आधुनिक दुनिया कितनी तेजी से बदलती है और कैसे कुछ ही घंटों के भीतर एक चमकता हुआ सपनों का शहर वापस एक खाली और ठंडे मैदान में बदल जाता है। मैं आयोजन समिति का एक बहुत पुराना और वरिष्ठ अधिकारी था और मेरा काम हमेशा से यही देखना था कि सब कुछ तय समय और योजना के अनुसार हो। मेरी नजर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी मेरी नजरें उस रहे कथा की और वरिष्ठ अधिकारी था, साथ में 5 का अर्था कथा, एक इन कोड कथा। मेरी नजरें कोड कथा विशाल प्रदर्शनी परिसर के पूर्वी हिस्से की ओर गईं और मेरे हाथ में पकड़ा हुआ प्याला अचानक वहीं रुक गया। मेरी आंखों को उस दृश्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वहां भारत का मंडप खड़ा था, जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया था, जहां पूरे परिसर में अंधकार छा रहा था और सामान समेटने की वजह से भारी मशीनों का शोर गूंज रहा था। वहीं भारत मंडपम अपनी पूरी शान और अद्वितीय भव्यता के साथ रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी दीवारों से छनकर आती सुनहरी और केसरिया रोशनी पेरिस की उस बेहद ठंडी रात में एक अलग ही आध्यात्मिक गर्माहट पैदा कर रही थी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात वह रोशनी या वास्तुकला नहीं थी, बल्कि वह दृश्य था जो उस मंडप के ठीक बाहर घटित हो रहा था। वहां कोई मालवाहक वाहन या क्रेन नहीं थी। वहां कोई सामान समेटने वाला हड़बड़ाया हुआ मजदूर नहीं था। इसके ठीक विपरीत वहां सैकड़ों लोगों की एक बहुत लंबी और अनुशासित कतार लगी हुई थी। मैंने अपनी आंखों को मला और दीवार पर लगी घड़ी की ओर ध्यान से देखा। रात के 8 बज चुके थे। विश्व प्रदर्शनी का यह आयोजन आधिकारिक रूप से पूरी तरह बंद हो चुका था। फिर भी भारत मंडपम के बाहर खड़े लोग शांति से अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे। उस लंबी कतार में ज्यादातर स्थानीय यूरोपीय नागरिक थे। वे इस कड़ाके की ठंड में बाहर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर रत्ती भर भी थकान, झुंझलाहट या गुस्सा नहीं था। उनके चेहरों पर एक अजीब सी उत्सुकता और गहरी शांति छाई हुई थी। मैं मन ही मन हैरान था कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो इन आधुनिक और समय के पाबंद लोगों को अपने अपने गर्म घरों में जाने के बजाय यहां इस कतार में रोके हुए है। 30 साल के अपने पेशेवर अनुभव में मैंने ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा था। मेरा काम हमेशा से इन बड़े वैश्विक आयोजनों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कड़ाई से मूल्यांकन करना और उनका विश्लेषण करना रहा है। मेरे कंप्यूटर में हर देश के मंडप के बहुत ही सटीक आंकड़े मौजूद थे। मुझे अच्छी तरह पता था कि लोग किस देश के मंडप में औसतन कितनी देर रुकते हैं, वे क्या देखते हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। सामान्य रूप से किसी भी मंडप में लोग 10 से 15 मिनट रुकते थे, लेकिन भारत मंडपम के सामने आज रात जो हो रहा था वह मेरे सभी पुराने आंकड़ों, गणित और पश्चिमी प्रबंधन के सिद्धांतों को पूरी तरह गलत साबित कर रहा था। यह मेरे लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली थी। मुझसे अब और ऊपर कमरे में नहीं रुका गया। मैं अपना भारी ऊनी कोट पहनकर तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस कतार की तरफ तेज कदमों से चल पड़ा। जैसे जैसे मैं भारत मंडपम के करीब पहुंच रहा था, मुझे सर्द हवा में एक बहुत ही जानी पहचानी और मनमोहक सुगंध गहराई से महसूस होने लगी। यह सुगंध इलायची, अदरक, लौंग और कई अन्य दुर्लभ भारतीय मसालों की मिलीजुली महक थी। यह असल में पारंपरिक भारतीय चाय की सुगंध थी, जिसने उस बर्फीली
और ठंडी यूरोपीय रात को भी जैसे अपने जादू से गर्म कर दिया था। मंडप के विशाल मुख्य द्वार पर कोई कठोर सुरक्षा गार्ड या मशीन नहीं थी, बल्कि पारंपरिक भारतीय परिधान पहने हुए युवा और ऊर्जावान स्वयंसेवक खड़े थे। महिलाओं ने बहुत ही सुंदर रेशमी साड़ियां पहनी हुई थीं और पुरुषों ने आकर्षक कुर्ते पहने थे। उनके चेहरों पर एक ऐसी सच्ची मुस्कान थी जो किसी भी थके हुए इंसान की दिन भर की सारी थकान पल भर में मिटा सकती थी। वे हाथ जोड़कर हर आने वाले यूरोपीय अतिथि का पूरे सम्मान के साथ स्वागत कर रहे थे और उनके होठों से बहुत ही मीठे स्वर में एक ही शब्द निकल रहा था, नमस्ते। उनका यह स्वागत इतना सच्चा, आत्मीय और बिना किसी दिखावे के था कि मैं वहीं रुककर मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगा। पश्चिमी देशों में हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई व्यापारिक उद्देश्य होता है, लेकिन इन भारतीय युवाओं की आंखों में मुझे सिर्फ निस्वार्थ सेवा और आदर नजर आ रहा था। मैंने अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए कतार में खड़े एक फ्रांसीसी परिवार से बात करने का फैसला किया। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि जब पूरा आयोजन खत्म हो चुका है, सारे देश अपना सामान बांध चुके हैं और सब लोग जा रहे हैं, तो वे यहाँ इतनी ठंड में कतार में क्यों खड़े हैं? उस परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और बहुत ही उत्साह के साथ कहा कि वे पिछले 3 दिन से अपने परिवार के साथ यहाँ आने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दिन यहाँ इतनी भारी भीड़ होती थी कि उन्हें अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। उन्होंने मुझे बड़े गर्व से बताया कि उनके कई दोस्तों और पड़ोसियों ने इस भारतीय मंडप की इतनी ज्यादा तारीफ की थी कि वे इसे खुद महसूस किए बिना वापस घर नहीं जा सकते। इनके दोस्तों ने उन्हें बताया था कि यह मंडप सिर्फ एक आम प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो सीधे इंसान की आत्मा को छू लेता है और जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। मैं उस व्यक्ति की यह बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गया। एक तरफ पश्चिमी देशों के बहुत ही आधुनिक मंडप थे, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत और अपना सारा पैसा अपनी तकनीकी उपलब्धियों, मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को दिखाने में लगा दिया था। दूसरी तरफ भारत था, जिसने कुछ ऐसा अनोखा किया था जो सीधे लोगों के दिलों और भावनाओं में उतर रहा था। मैंने प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर की ओर देखा। वहां बहुत ही उत्तम कोटि की लकड़ी पर अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई थी और सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में एक प्राचीन वाक्य लिखा हुआ था, अतिथि देवो भव। एक सांस्कृतिक विश्लेषक होने के नाते मुझे उस संस्कृत वाक्य का गहरा अर्थ पता था। इसका सीधा मतलब है कि अतिथि साक्षात भगवान के समान होता है। मैंने अपने पूरे जीवन में हमेशा यही सोचा था कि यह सिर्फ एक कहने की अच्छी बात है, एक बहुत पुराना सांस्कृतिक विचार है जिसे सिर्फ किताबों में पढ़ा जाता है। लेकिन आज इस सर्द रात में मैं उस प्राचीन विचार को अपने सामने पूरी तरह सच होते हुए देख रहा था। जब बाकी पूरी आधुनिक दुनिया समय और पैसे का हिसाब लगाते हुए अपने दरवाजे बेरुखी से बंद कर रही थी, ठीक उसी समय भारत ने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुले रखे थे। उन्होंने अपने किसी भी अतिथि को वापस नहीं भेजा। उन्होंने यह बिल्कुल नहीं देखा कि समय खत्म हो गया है या आयोजन की अवधि समाप्त हो गई है। उन्होंने सिर्फ यह देखा कि उनके द्वार पर आज भी लोग आए हैं और उनकी हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति में द्वार पर आए किसी भी अतिथि को कभी खाली हाथ या बिना स्वागत के वापस नहीं भेजा जाता। उस महत्वपूर्ण क्षण में मुझे गहराई से एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना या कोई प्रशासनिक चूक बिल्कुल नहीं है। यह एक बहुत ही तेजी से उभरते हुए और जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे हुए नए भारत की जीती जागती तस्वीर है। यह वह भारत है जो अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों और अपनी समृद्ध संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही वह पूरी दुनिया के सामने प्रबंधन और आतिथ्य की एक बिल्कुल नई और अकल्पनीय मिसाल भी पेश कर रहा है। मैंने अपने मन में पक्का तय कर लिया कि मैं सिर्फ बाहर खड़े होकर इस अद्भुत दृश्य को नहीं देखूंगा। मुझे हर हाल में अंदर जाकर यह देखना था कि आखिर इस मंडप के भीतर ऐसा क्या जादू है जिसने पूरे यूरोप के लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। मैंने अपने कोट के बटन बंद किए और मैं भी उस लंबी कतार में सबसे पीछे जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। अब मैं वहां आयोजन समिति का एक बड़ा विश्लेषक या अधिकारी बनकर नहीं खड़ा था, बल्कि एक ऐसे आम व्यक्ति के रूप में खड़ा था जो उस भारतीय जादू और उस परम शांति को महसूस करना चाहता था।
जो भारत मंडपम के भीतर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उस लंबी कतार में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। बाहर की जमा देने वाली ठंड के बावजूद कतार बहुत तेजी और सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही मैंने मंडप के मुख्य द्वार के भीतर अपना पहला कदम रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पेरिस की ठंडी रात से निकलकर किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। वहां की हवा में चंदन और ताजे गुलाब के फूलों की मनमोहक सुगंध रची बसी थी। पृष्ठभूमि में बहुत ही धीमी और मधुर आवाज में प्राचीन वैदिक मंत्र गूंज रहे थे, जो सीधे आत्मा को शांति पहुंचा रहे थे। वहां किसी भी अन्य पश्चिमी मंडप की तरह तेज चमकती कृत्रिम रोशनी या कानों को बहरा कर देने वाला संगीत नहीं था। वहां सब कुछ बहुत ही शांत, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से जागृत करने वाला था। मैंने अपने चारों ओर देखा और मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। यह सिर्फ एक प्रदर्शनी का मंडप नहीं था, बल्कि यह भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता और उसकी असीम आधुनिक बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत संगम था। प्रवेश करते ही सबसे पहले एक बहुत बड़ा स्वागत कक्ष था, जहां आगंतुकों को पारंपरिक भारतीय चाय और कुछ गर्म ताजे व्यंजन बिल्कुल मुफ्त परोसे जा रहे थे। मैंने देखा कि कैसे भारतीय स्वयंसेवक बिना किसी भेदभाव के हर एक विदेशी अतिथि को अपने हाथों से चाय का कुल्हड़ दे रहे थे। जब मैंने वह गर्म चाय पी तो मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक पेय नहीं था, बल्कि यह उस महान देश की आत्मा का स्वाद था जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। वहां दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक ही परिवार है। और वहां खड़े होकर मुझे सच में लगा कि मैं किसी प्रदर्शनी में नहीं, बल्कि किसी के बहुत ही गर्मजोशी भरे घर में आया हूं। चाय पीने के बाद मैं मंडप के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ा। वहां का नजारा मेरी आंखें खोलने वाला था। मैंने हमेशा से पश्चिमी मीडिया में भारत के बारे में बहुत ही पुरानी और रूढ़िवादी बातें सुनी थीं, लेकिन मेरे सामने जो भारत था वह बिल्कुल ऐसा ना चाहे अलग था। यह एक महाशक्ति का उदय था। दाईं ओर एक बहुत बड़ा और चमचमाता हुआ अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा था। वहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मंगल और चंद्र अभियानों के बड़े और जीवंत मॉडल रखे हुए थे। एक युवा और बेहद आत्मविश्वास से भरी हुई भारतीय महिला वैज्ञानिक वहां खड़े यूरोपीय लोगों की भीड़ को बहुत ही शांति से समझा रही थी कि कैसे भारत ने दुनिया में सबसे कम खर्च में और अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। उसने बताया कि उनके अंतरिक्ष अभियान का कुल खर्च हॉलीवुड की एक अंतरिक्ष आधारित फिल्म के बजट से भी कम था। वहां खड़े सभी यूरोपीय लोग अपनी आंखें फाड़े उस भारतीय महिला की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरों पर जो आश्चर्य और सम्मान था वह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। भारत ने साबित कर दिया था कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए सिर्फ बेतहाशा पैसे की नहीं, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति और कुशाग्र बुद्धि की जरूरत होती है। मैं वहां से आगे बढ़ा और एक हस्तशिल्प और वस्त्र अनुभाग में पहुंचा, जहां भारत के विभिन्न राज्यों की बेमिसाल कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थीं। वहां पश्मीना, रेशम और हस्तनिर्मित आभूषणों की इतनी सुंदर कारीगरी थी कि हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। तभी मेरे सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने एक पश्चिमी अधिकारी के रूप में मेरे पूरे तकनीकी अहंकार को चकनाचूर कर दिया। एक जर्मन पर्यटक एक बहुत ही सुंदर रेशमी स्कार्फ खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास नकद पैसे नहीं थे। उसने उस भारतीय विक्रेता से पूछा कि क्या वह अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। उस भारतीय युवा ने बहुत ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपनी मेज पर रखा एक छोटा सा वर्गाकार चित्र दिखाया, जिसे वे QR कोड कहते हैं। उसने उस जर्मन नागरिक से अपने फोन के कैमरे से उसे स्कैन करने को कहा। जैसे ही उस पर्यटक ने स्कैन करके भुगतान का बटन दबाया, पलक झपकते ही एक छोटी सी आवाज आई और भुगतान सफल हो गया। वह जर्मन पर्यटक पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा कि यह कैसे संभव है। हमारे उन्नत यूरोप में भी जब हम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो मशीन नेटवर्क से जुड़ने में कई सेकंड का समय लेती है और कई बार विफल भी हो जाती है। यह पलक झपकते ही कैसे हो गया? उस भारतीय युवा ने बहुत ही गर्व लेकिन बिना किसी घमंड के उत्तर दिया कि यह भारत की अपनी त्वरित डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कहा जाता है। उसने बताया
कि आज भारत का एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है और भारत हर महीने अरबों डिजिटल लेना देन करता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं यह सब चुपचाप सुन रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम पश्चिमी लोग हमेशा यह सोचते थे कि हम तकनीक में सबसे आगे हैं, लेकिन यहाँ एक भारतीय युवा हमें दिखा रहा था कि असली तकनीकी क्रांति क्या होती है। भारत ने तकनीक को सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि समाज के आखिरी इंसान के लिए भी सुलभ बना दिया था। उनका डिजिटल बुनियादी ढांचा हमसे कई साल आगे था। मैंने पूरे मंडप का चक्कर लगाया और हर जगह मुझे एक ही चीज देखने को मिली, वह थी उत्कृष्टता। चाहे वह उनके योग और आयुर्वेद का हिस्सा हो, जहां लोग अपनी मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाना सीख रहे थे, या फिर उनकी नई ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा हो, हर जगह एक अदम्य भारतीय आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके स्वयंसेवकों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। आयोजन का समय खत्म हो चुका था। बाहर रात गहरी हो रही थी, लेकिन अंदर भारतीय लोग हर एक अतिथि के हर एक सवाल का जवाब बहुत ही धैर्य और सम्मान के साथ दे रहे थे। वे थके हुए बिल्कुल नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने देश के बारे में दुनिया को बताने में एक आध्यात्मिक आनंद मिल रहा हो। मैं योग और आयुर्वेद के उस शांत कोने में जाकर बैठ गया। वहां एक बहुत ही विद्वान भारतीय चिकित्सक लोगों की नाड़ी देखकर उनके शरीर और मन की स्थिति के बारे में बता रहा था। जो लोग वहां अपनी जांच करवा रहे थे, वे उस चिकित्सक की सटीक बातों को सुनकर आश्चर्यचकित थे। उस चिकित्सक ने किसी महंगी मशीन या रक्त जांच का सहारा नहीं लिया था, बल्कि वह सिर्फ अपने स्पर्श और अपने हजारों साल पुराने आयुर्वेद के ज्ञान से लोगों के रोगों का कारण बता रहा था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इस युग में भारत की यह प्राचीन पद्धति लोगों को प्रकृति के करीब ला रही थी। मैंने वहां बैठे कई फ्रांसीसी और जर्मन नागरिकों को ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद किए देखा। उनके चेहरों पर जो सुकून था, वह उनके बड़े बड़े शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गया था। भारत उन्हें वह मानसिक शांति वापस दे रहा था। यह मंडप सिर्फ भारत की उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह पूरी मानव जाति के लिए भारत का एक उपहार था। उन्होंने अपनी सबसे मूल्यवान चीजें, अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान, अपनी चाय और अपना समय हमारे साथ साझा किया था। मुझे अचानक अपने वे सभी पुराने विश्लेषण और रिपोर्ट याद आ गए जो मैंने पिछले 30 सालों में लिखे थे। मैंने हमेशा लिखा था कि प्रदर्शनी में सफलता का मतलब है कि आपके मंडप को कितने लोगों ने देखा और आपने कितना व्यापार किया। लेकिन आज रात भारत ने सफलता की एक बिल्कुल नई और बहुत ऊंची परिभाषा लिख दी थी। सफलता का असली मतलब यह है कि जब लोग आपके दरवाजे से बाहर जाएं, तो वे अपने दिल में आपके देश के लिए कितना सम्मान लेकर जाते हैं। मैं अब वहां एक अतिथि के रूप में बहुत कुछ देख और महसूस कर चुका था, लेकिन मेरे अंदर का वह 30 साल पुराना आयोजन अधिकारी अब भी जाग रहा था। मैं यह अच्छी तरह जानता था कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, इतने शांत तरीके से बिना किसी अफरा तफरी के यह सब कुछ मुफ्त में प्रदान करना और समय सीमा समाप्त होने के बाद भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करना कोई चमत्कार नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बहुत ही उच्च स्तर की योजना, एक बेहतरीन नेतृत्व और एक बहुत ही मजबूत इरादा होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत पहले ही यह सब सोच लिया था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पश्चिमी देशों की समय सीमा को नकार कर भारतीय आतिथ्य की एक नई समय रेखा खींच दी थी। मैंने वहां खड़े एक स्वयंसेवक से बहुत ही सम्मान के साथ पूछा कि इस पूरे भारत मंडपम का मुख्य प्रशासक कौन है और क्या मैं उनसे मिल सकता हूं। उस युवा ने मुस्कुराकर अंदर की ओर एक छोटे से कार्यालय का रास्ता दिखाया। मेरे कदम अब उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां मुझे इस पूरे ऐतिहासिक और अकल्पनीय दृश्य के पीछे के असली सूत्रधार से मिलना था। मैं उस युवा स्वयंसेवक द्वारा बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ा। मंडप के उस भव्य और विशाल मुख्य हिस्से के ठीक पीछे एक बहुत ही साधारण और शांत गलियारा था। वहां एक छोटा सा कक्ष था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर प्रवेश किया। उस छोटे से कक्ष में कोई बहुत बड़ा या शानदार फर्नीचर नहीं था। वहां केवल एक साधारण मेज थी जिस पर कुछ कागजात और एक संगणक रखा हुआ था। उस मेज के पीछे एक भारतीय सज्जन बैठे हुए थे। उनकी उम्र लगभग 40 के आसपास रही होगी। उन्होंने बहुत ही साधारण
लेकिन बेहद साफ सुथरा खादी का कुर्ता पहना हुआ था। उनके चेहरे पर वही अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था जो मैंने बाहर खड़े हर भारतीय स्वयंसेवक के चेहरे पर देखा था। इतने बड़े आयोजन और बाहर हजारों लोगों की भीड़ के बावजूद उनके माथे पर चिंता या थकान की एक भी लकीर नहीं थी। मैंने उनके सामने जाकर अपना परिचय दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं पिछले 30 वर्षों से यूरोप में ऐसे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का मुख्य प्रबंध अधिकारी रहा हूं। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने आज तक अपने पूरे करियर में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा जहां प्रदर्शनी का समय समाप्त होने के बाद भी किसी देश ने अपना मंडप खुला रखा हो और जहां हजारों लोग रात के अंधेरे में भी कतार में शांति से खड़े हों। मेरी बातें सुनकर वह भारतीय प्रशासक अपनी जगह से सम्मानपूर्वक खड़े हुए। उन्होंने बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन किया और मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी। उनका व्यवहार इतना शालीन और आत्मीय था कि मुझे एक पल के लिए लगा ही नहीं कि मैं किसी बड़े देश के मुख्य अधिकारी से बात कर रहा हूं। मैंने सीधे अपने मन का सबसे बड़ा सवाल उनके सामने रख दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह आयोजन के बाद भी मंडप को खुला रखने का फैसला अचानक लिया गया था, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। मेरी इस बात पर वे सज्जन हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बात को एक 25 हलक्कार मेज पर रखे हुए कुछ कागजों को मेरी तरफ सरकाया और बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि यह योजना आज से ठीक 6 महीने पहले ही भारत की राजधानी नई दिल्ली में तय कर ली गई थी। मैं उनकी बात सुनकर अपनी जगह पर सुन्न रह गया। 6 महीने पहले योजना? मैंने आश्चर्य से पूछा कि वे 6 महीने पहले कैसे जान सकते थे कि अंतिम दिन यहां इतनी भीड़ होगी और उन्हें अतिरिक्त समय तक रुकना पड़ेगा। उस भारतीय निदेशक ने जो उत्तर दिया उसने मेरे पूरे पश्चिमी प्रबंधकीय ज्ञान को जड़ से हिलाकर रख दिया। उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया कि जब उन्होंने इस विश्व प्रदर्शनी में हिस्सा लेने की तैयारी शुरू की थी तो उन्होंने यूरोप की जनसंख्या, यहाँ के लोगों की रुचियों और पिछले सभी आयोजनों के आंकड़ों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया था। उनके पास सटीक आंकड़े थे कि इस प्रदर्शनी में औसतन कितने लोग आएंगे। फिर उन्होंने अपने मंडप की क्षमता का आकलन किया। उन्होंने तय किया था कि वे अपने किसी भी अतिथि को जल्दीबाजी में बाहर नहीं निकालेंगे। पश्चिमी देशों के मंडपों में एक व्यक्ति को देखने के लिए औसतन 7 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन भारत मंडपम में उन्होंने हर अतिथि के लिए कम से कम 20 मिनट का समय निर्धारित किया था, ताकि हर विदेशी नागरिक भारतीय योग, आयुर्वेद, चाय और संस्कृति को पूरी तरह से महसूस कर सके। उन्होंने मुझे बताया कि जब आप किसी को अपनी संस्कृति का अनुभव कराते हैं तो आप उसे घड़ी की सुइयों में नहीं बांध सकते। यदि हम लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकालते तो शायद हम ज्यादा लोगों को मंडप दिखा पाते, लेकिन हम उनके दिलों को नहीं जीत पाते। हमने संख्या से ऊपर गुणवत्ता और सम्मान को रखा। जब हमने हर अतिथि को 20 मिनट देने का फैसला किया तो हमारे गणित ने हमें 6 महीने पहले ही बता दिया था कि हम आधिकारिक समय सीमा के भीतर सभी इच्छुक लोगों को अपने मंडप में प्रवेश नहीं दे पाएंगे। बहुत से लोग बाहर छूट जाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है और कोई भी भारतीय अपने दरवाजे पर आए भगवान को समय का बहाना बनाकर खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता। इसीलिए हमने बहुत पहले ही यह तय कर लिया था कि जब विश्व प्रदर्शनी के नियम और समय समाप्त हो जाएंगे तब भी हम अपने खर्चे पर और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दरवाजे तब तक खुले रखेंगे जब तक कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति हमारे आतिथ्य का आनंद नहीं ले लेता। मैं अवाक होकर उनकी बातें सुन रहा था। पश्चिमी दुनिया में हम हर चीज को लाभ और हानि के तराजू पर तौलते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अतिरिक्त समय देंगे तो हमें कर्मचारियों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऊर्जा का खर्च बढ़ेगा और हमें कोई सीधा आर्थिक लाभ नहीं होगा। लेकिन भारत का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग और बहुत ऊंचा था। मैंने उनसे पूछा कि किसी अलग पूरी SAE2 इस अतिरिक्त समय और मुफ्त चाय, भोजन तथा अन्य सुविधाओं का खर्च कौन उठा रहा है। उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ उत्तर दिया कि इसका पूरा खर्च भारत सरकार और भारतीय समाज मिलकर उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हम यहां सिर्फ अपने उत्पाद बेचने या व्यापार करने नहीं आए हैं। नया भारत यहां दुनिया के साथ संबंध बनाने आया है।
हम व्यापार को एक लेन देन मानते हैं, लेकिन संबंध को हम एक आजीवन निवेश मानते हैं। आज जो भी फ्रांसीसी या यूरोपीय नागरिक हमारे मंडप से खुशी और शांति लेकर जाएगा, वह जीवन भर के लिए भारत का मित्र बन जाएगा। वह भारत की इस आत्मीयता को कभी नहीं भूलेगा। यह किसी भी व्यापारिक मुनाफे से कई अरब गुना बड़ा लाभ है। उनकी आंखों में अपने देश के लिए जो असीम प्रेम और अपनी संस्कृति पर जो अटूट गर्व था, वह स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उन्होंने कहा कि सदियों से पश्चिमी दुनिया ने भारत को केवल एक गरीब देश समझने की भूल की है, लेकिन आज का भारत अपनी उन सभी पुरानी बेड़ियों को तोड़ चुका है। आज हम अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेज रहे हैं, दुनिया की सबसे तेज आधुनिक तकनीकी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और वैश्विक मंचों पर अपनी शर्तों पर बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब आधुनिक उपलब्धियों के बावजूद हमने अपनी उस प्राचीन आत्मा को नहीं खोया है जो पूरी दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश देती है। उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से कहा कि भारत अब दुनिया की नकल नहीं कर रहा है, बल्कि भारत अब अपने हजारों साल पुराने सिद्धांतों के आधार पर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं उस छोटे से कक्ष में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी विशाल ज्ञान के महासागर के किनारे खड़ा हूं। मेरे 30 साल के पेशेवर अनुभव ने मुझे कभी यह नहीं सिखाया था कि भावनाओं, आतिथ्य और संस्कृति का ऐसा रणनीतिक और उत्कृष्ट प्रबंधन भी किया जा सकता है। यूरोप के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में हमें केवल समय और पैसे का प्रबंधन सिखाया जाता है, लेकिन भारत ने यहां मानवीय भावनाओं का जो शानदार प्रबंधन किया था, वह दुनिया की किसी भी किताब में नहीं लिखा था। वे सिर्फ एक मंडप नहीं चला रहे थे, बल्कि वे पूरी दुनिया के सामने भारत की अजेय और महान इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने खड़े होकर उस भारतीय अधिकारी के सामने अपना सिर झुका दिया। यह केवल सम्मान नहीं था, बल्कि यह पश्चिमी अहंकार की उस हार की स्वीकृति थी जो आज भारत की महानता के सामने नतमस्तक थी। मैंने उनसे कहा कि आपने सिर्फ इस प्रदर्शनी में हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि आपने इसे हमेशा के लिए जीत लिया है। आने वाले कई दशकों तक यूरोप के लोग इस रात को और भारत के इस अद्वितीय अतिथि सत्कार को याद रखेंगे। उस अधिकारी ने पुनः मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश की नहीं है, बल्कि यह उस मानवीय विचार की जीत है जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। जब मैं उस कक्ष से बाहर निकला तो मेरे मन में भारत के प्रति सम्मान और श्रद्धा की एक ऐसी गहरी भावना पैदा हो चुकी थी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। मैं अब यह देखने के लिए पूरी तरह तैयार था कि यह महान देश अपनी इस विजय को किस तरह एक अंतिम और ऐतिहासिक रूप देता है। मैं उस भारतीय अधिकारी के छोटे लेकिन असीम ज्ञान से भरे कक्ष से बाहर निकला और मंडप के मुख्य गलियारे में वापस आ गया। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन वहां का माहौल अभी भी दिन जैसा जीवंत और ऊर्जावान था। मैंने देखा कि कतार का अंतिम व्यक्ति भी अब अंदर आ चुका था। भारत के उन युवा स्वयंसेवकों ने उस अंतिम अतिथि का भी ठीक उसी उत्साह और आदर के साथ स्वागत किया जैसा उन्होंने सुबह के पहले अतिथि का किया था। उनकी मुस्कान में रत्ती भर भी मिलावट या थकान नहीं थी। यह देखना मेरे लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। पश्चिमी देशों में जहां हर कर्मचारी अपने काम के घंटे गिनता है और समय खत्म होते ही अपना काम छोड़ देता है, वहां इन भारतीय युवाओं का यह निस्वार्थ समर्पण मुझे इंसानियत की एक बिल्कुल नई ऊंचाई दिखा रहा था। मैंने वहां खड़े एक बुजुर्ग फ्रांसीसी जोड़े को देखा। उनके हाथों में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और आयुर्वेद की कुछ छोटी पुस्तिकाएं थीं। उस बुजुर्ग महिला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने वहां खड़ी एक भारतीय लड़की के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमा और बहुत ही भावुक स्वर में कहा कि उसे अपने पूरे जीवन में इतनी शांति और इतना सम्मान कभी नहीं मिला जितना आज इस भारतीय मंडप में मिला है। उस भारतीय लड़की ने बहुत ही शालीनता से उस बुजुर्ग महिला के पैर छुए और भारतीय परंपरा के अनुसार उनका आशीर्वाद लिया। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय भर आया। यूरोप के इस बहुत ही भौतिकवादी और अकेलेपन से भरे समाज में, जहां लोग अपने सगे माता पिता को भी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वहां एक भारतीय युवा लड़की का एक अनजान विदेशी महिला को अपनी माता के समान सम्मान देना कोई छोटी बात नहीं थी। यह भारत के उस महान संस्कार का प्रमाण था जो उन्हें उनके परिवारों से मिलता है।
मैं धीरे धीरे मंडप के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। जब मैं बाहर निकला तो पेरिस की बर्फीली हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। मैंने पीछे मुड़कर उस भव्य भारत मंडपम को आखिरी बार देखा। उसके ऊपर फहराता हुआ तिरंगा झंडा उस रात की ठंडी हवा में पूरी शान से लहरा रहा था। उस तिरंगे के नीचे लिखा हुआ अतिथि देवो भव अब सिर्फ एक वाक्य नहीं रह गया था, बल्कि वह यूरोप के हजारों लोगों के दिलों पर छप चुका था। उस पूरी विशाल प्रदर्शनी के मैदान में, जहां बाकी सभी देशों के मंडप पूरी तरह अंधकार में डूब चुके थे और बिल्कुल वीरान पड़े थे, वहां सिर्फ भारत का मंडप ही एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा था। यह सिर्फ रोशनी का प्रकाश नहीं था, बल्कि यह भारत के उस असीम आत्मविश्वास और उसकी उस महान सभ्यता का प्रकाश था, जिसने आज रात पूरे यूरोप के अहंकार को हमेशा के लिए पराजित कर दिया था। मैं पैदल ही अपने कार्यालय की इमारत की तरफ लौट पड़ा। रास्ते भर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस भारतीय अधिकारी की बातें गूंज रही थीं। उन्होंने कैसे अपनी आधुनिक तकनीक, अपने अंतरिक्ष विज्ञान और अपनी डिजिटल शक्ति को अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति के साथ इतनी खूबसूरती से मिला दिया था। पश्चिमी दुनिया ने हमेशा यह माना था कि विकास का मतलब अपनी पुरानी जड़ों को काट देना और पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो जाना है। हमने दुनिया को यह सिखाने की कोशिश की थी कि पैसा और ताकत ही सब कुछ है, लेकिन आज भारत ने हमें यह दिखा दिया कि असली विकास वह है जहां आपके उपग्रह मंगल ग्रह पर पानी खोज रहे हों, जहां आपके देश का हर एक गरीब व्यक्ति अत्याधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप इंसानियत, प्रेम और आतिथ्य सत्कार की अपनी जड़ों से पूरी मजबूती के साथ जुड़े हुए हों। अपने कार्यालय में वापस पहुंचकर मैंने अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना वह पुराना दस्तावेज फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसे मैं पिछले 1 महीने से इस विश्व प्रदर्शनी के मूल्यांकन के लिए तैयार कर रहा था। उस दस्तावेज में केवल संख्याएं थीं कि किस पुनः कर साथ सही था कि लगा रहे हैं, मंडप ने कितना व्यापार किया और कितने लोगों ने वहां से सामान खरीदा। आज मुझे एहसास हो गया था कि भारत का मूल्यांकन पश्चिमी पैमानों से करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मैंने अपने संगणक पर एक नया और बिल्कुल कोरा पृष्ठ खोला। मेरे हाथ की उंगलियां बहुत तेजी से चलने लगीं। मैंने उस नए मूल्यांकन प्रतिवेदन का शीर्षक लिखा, उभरता हुआ भारत और पश्चिमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक। मैंने उस प्रतिवेदन में बहुत ही स्पष्ट और कठोर शब्दों में लिखा कि आज रात हमने सिर्फ एक प्रदर्शनी का समापन नहीं देखा है, बल्कि हमने दुनिया में एक नए युग का आरंभ देखा है। यह उस नए भारत का सूर्योदय है जो अब किसी का अनुसरण नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। मैंने लिखा कि अमेरिका और यूरोप ने दुनिया को केवल लड़ाइयां, आर्थिक संकट और उपभोक्तावाद दिया है, लेकिन भारत दुनिया को शांति, स्थिरता और कुटुंब की भावना दे रहा है। जब दुनिया के बाकी देश अपने अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, तब भारत ने पूरी मानवता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। भारत ने बिना किसी घमंड के अपनी तकनीकी श्रेष्ठता साबित की और बिना किसी स्वार्थ के अपना असीम प्रेम बांटा। मैंने अपने प्रतिवेदन के अंत में बहुत ही भावुक होकर लिखा कि विश्व गुरु कोई ऐसा पद नहीं है जिसे बंदूकों या व्यापारिक संधियों से हासिल किया जा सके। विश्व गुरु वह होता है जिसके सामने दुनिया स्वेच्छा से अपना सिर झुका दे, और आज रात भारत ने वह सम्मान हासिल कर लिया है। भविष्य में जब भी यूरोप या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा, तो उसकी सफलता का पैमाना अब पश्चिमी देश नहीं बल्कि भारत तय करेगा। अब दुनिया को भारत के नजरिए से देखना सीखना होगा। सुबह की पहली किरण पेरिस के आसमान पर छा रही थी। मैंने अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देखा। प्रदर्शनी का वह पूरा मैदान अब एकदम शांत और खाली था। रात भर काम करने के बाद भारतीय स्वयंसेवक भी अपने मंडप को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बंद करके जा चुके थे। वहां अब कोई शोर नहीं था, लेकिन उस जगह की हवा में अब भी भारतीय मसालों की वह भीनी भीनी सुगंध और वैदिक मंत्रों की वह शांति तैर रही थी। वह सुगंध और वह शांति यूरोप के लोगों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि एक रात जब पूरी दुनिया अपने अहंकार और स्वार्थ में सो रही थी, तब भारत जाग रहा था और दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहा था। उस सुबह मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि भारत केवल एक देश का नाम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही पवित्र विचार है।
एक ऐसी अजेय शक्ति है जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मेरा हृदय उस महान राष्ट्र, उस महान सभ्यता और उस असीम मानवीय क्षमता के सामने पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ झुक गया था।